हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गुप्ता। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये क्लास यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए है। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम संख्याओं के कुछ और प्रकार को भी जान लेते हैं, क्योंकि इन प्रकार का यूज हमारे आने वाले चैप्टर्स में और इस चैप्टर्स में भी होगा। तो पहले शुरू करते हैं हम संख्या के प्रकार। सबसे पहला जो संख्या का प्रकार है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं, तो यही होती है प्राकृतिक संख्याएं। 1 से शुरू होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो कहाँ शुरू होती हैं? 1 से। इसमें जो 0 होता है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या होती है और खत्म कहाँ पर होती है? अनंत पे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ 0 भी हो, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ 0 भी शामिल होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें सिर्फ क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के साथ साथ क्या होता है? 0 भी होता है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब जो हमारा अगला टाइप है वो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिनमें शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक तीनों संख्याएं क्या हो? सम्मिलित हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्या भी शामिल होते हैं। जैसे -1, -2, 0, 1, 2। ये देखिए, ये क्या है? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक संख्या है। ये है क्या? धनात्मक। और ये है 0, शून्य। तो ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी शामिल हो उन्हें क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। अब जो अगला है इसमें एक नोट लिखा हुआ है, प्राकृतिक, पूर्ण तथा पूर्णांक संख्या में भिन्न या दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती। जैसे हमारे पास एक संख्या है 5/7। ये ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना ही पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक संख्या है। अब अगर एक और ले लेते हैं हम 0.3। ये 0.03 है। ये भी ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक संख्या है। सिर्फ ऐसी संख्याएं ही क्या होती हैं? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक संख्या होगी 1, 2, 3, 4। ये जो बटा में और दशमलव में संख्याएं होती है उन्हें हम ना तो प्राकृतिक संख्या, ना ही पूर्ण संख्या और ना ही पूर्णांक संख्या के रूप में मानते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके या जिन्हें हम भिन्नात्मक रूप में लिख सके उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। लिखा हुआ है, ऐसी संख्या जिन्हें हम भिन्नात्मक रूप में लिख सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके जहां q 0 हो, ऐसी संख्या को q not is equal to 0 हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या को हम भिन्नात्मक रूप में लिख सके जैसे p/q के रूप में, तो यहां पर जो ये होता है अंश, ये क्या होता है? हर। तो जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो q है वो क्या? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q not is equal to 0। तो वो क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 3/4 है। 3/4। 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये अंश है, ये हर है, और हर 0 के बराबर नहीं है। हर क्या है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन अगर हमारे पास 1/0 है, ये एक संख्या है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? देखिए, 1 क्या हो गया? अंश, और 0 क्या हो गया? हर। मतलब ये p और ये q। यहां पर जो हर है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। लेकिन परिमेय संख्या में जो नीचे वाला होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो हर होना चाहिए वो नीचे 0 के बराबर क्या होना नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 के नीचे कुछ भी, कोई सी भी संख्या लगा दे, 0/1, 0/1, 0/2, कुछ भी संख्या लगा दे, तो 0 के मान में कोई कमी तो नहीं आई, मतलब मान में कोई चेंज तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? 0 अंश, और 1 क्या हो गया? हर। यहां पर जो ये अंश p होता है, ये होता है q। तो हर 0 के बराबर नहीं है। हर क्या है? यहां पर 1। हर क्या है? 1। p हमारा 0 के बराबर हो सकता है,
लेकिन जो हमारा हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हर क्या है? 1, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हर इसका जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 0 क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। अब जो हमारा अगला टाइप है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते, या उन्हें सिंपली हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्याएं। जैसे 0.3512234 ... ये हमें पता ही नहीं है कि ये संख्या खत्म कहाँ होगी, तो इसे हम भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते। हम √2 को भी भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते, √3 को भी क्या भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते। तो जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हमारे पास एक संख्या है 0.35, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए, इसको हम 0, अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे जितने संख्या बाद होते हैं उतना 0 आता है, तो 0 35/100 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया? p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब p/q के रूप में आ गया। ये अंश और ये क्या हो गया? हर। और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, हर क्या है यहाँ? 100। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो ये जो 0.35 है ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये ऐसी संख्याएं जो हमें पता ही नहीं रहता कि कहाँ खत्म होंगी, इनको क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्याएं। अब अगला जो है हमारा वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर का भी नाम है। तो वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। जिन्हें जितने संख्या हम जानते हैं उन्हें वो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। एक सम्मिश्र संख्या को छोड़कर सारी जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है, ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। जैसे 2 + 3i लिखा हुआ है, इस रूप में जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो सब क्या होते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। यहाँ पर i का जो मान होता है वो होता है रूट में -1 के बराबर। तो ये सब ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं। तो इन संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। सम्मिश्र संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। मतलब इसमें परिमेय संख्याएं भी जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, और अपरिमेय संख्याएं भी जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सके, वो सारी संख्याएं क्या आती हैं? वास्तविक संख्या में आती है। जैसे 2 भी एक वास्तविक संख्या है, 3/5 ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। 0.4567 ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। √2 ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये थे वास्तविक संख्या। अब जो हमारा अगला है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो एक से और खुद को छोड़कर किसी और भी संख्या से मतलब किसी और भी संख्या से विभाजित ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। अब देखिए, जैसे हमने एक संख्या ले ली है 5। 5 किस किस से विभाजित है? 5 है 1 से और 5 से विभाजित है। मतलब 1 से विभाजित है और क्या है? खुद से विभाजित है। और किसी संख्या से विभाजित है ये? नहीं। तो 1 से और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। जैसे हमारे पास 7, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 7 किस किस से विभाजित है? 1 से और 7 से। ये भी और किसी संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या नहीं होता, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। जो पहला अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है? 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहला अभाज्य संख्या कौन सा है, तो अभाज्य संख्या सबसे पहला कौन सा है? 2। अब जो हमारा अगला है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो, उनको क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ले लिया हमने 4। ये किस किस से विभाजित है? देखिए, 1 से, 2 से और 4 से। ये 3 नंबर से विभाजित है। मतलब 1 से है और 4 से तो है ही, मतलब खुद से तो है ही, लेकिन एक और ऐसा भी संख्या है जिससे क्या है? 4 विभाजित है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? भाज्य संख्या। अगर हम एक और उदाहरण लें 9, तो 9 किस किस से विभाजित है? 1 से,
3 से और 9 से। तो 9 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से और खुद से, इन दोनों को छोड़कर एक और भी संख्या है जिससे क्या है, ये 9 विभाजित है, तो इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या। एक और लिखा हुआ है, एक भाज्य संख्या भी नहीं होता, पहला भाज्य संख्या 4 होता है। तो एक जो होता है वो ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या। जो पहला भाज्य संख्या होता है वो कौन सा होता है? 4। तो पहला भाज्य संख्या कौन सा होता है? 4। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है सह अभाज्य संख्या। इसे हम इंग्लिश में को प्राइम भी कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका जो समान अव्यय हो, मतलब जो कॉमन फैक्टर हो, मतलब जो दोनों में हो वो 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। जैसे देखिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं 7 और 9, ये 2 नंबर्स हैं, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। क्यों? देखिए 7 किस किस से विभाजित है? 1 से और 7 से। 9 किस किस से विभाजित है? 1 से, 3 से और 9 से। ये आया आपको समझ में? अब देखिए इनमें जो समान अव्यय है, समान अव्यय का मतलब जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है वो क्या है? 1 है। ये क्या है? इनका समान अव्यय है या कॉमन फैक्टर। एक क्या है? इनका समान अव्यय। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे नंबर्स जिनका समान अव्यय क्या हो? 1, मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो? 1, तो उन संख्याओं को कहते हैं हम सह अभाज्य संख्या। अगर एक और हम एग्जांपल लें, हमारे पास है 9 और 25। अगर हम इसका एग्जांपल लें, देखिए 9 किस किस से विभाजित है? 1 से, 3 से और 9 से। 25 किस किस से विभाजित है? 1 से, 5 से और 25 से। ये है। अब इनमें भी देखिए समान अव्यय कौन सा है? 1, और यहाँ भी क्या है? 1, तो समान अव्यय कौन सा है? 1, तो ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या। अब जो हमारा अगला टाइप है वो है सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उनको क्या कहते हैं हम? सम संख्या। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जिन संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आए उनको क्या कहते हैं हम? सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 आदि। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। तो ये क्या होती है? हमारी विषम संख्या। तो इतने प्रकार के थे हमारे पास संख्या जिनके बारे में हमने जान लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ये क्या कहता है? अंकगणित की आधारभूत परिमेय ये होता क्या है? देखिए ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे भाज्य संख्या हमने ले लिया 6 ले लिया, 6 एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भी क्या होता है? विभाजित। और अगर 6 भाज्य संख्या है तो इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के घात के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे? 6 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2, 3 और 3 से एक बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है भाज्य संख्या और ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। तो हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा है। यही होता है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। जैसे एक और हमने एग्जांपल ले लिया 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 ये लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ये लिख सकते हैं। ये क्या है? भाज्य संख्या और ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के घात के रूप में लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब जो हमारे पास लिखा हुआ है ये देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं हम? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब आपकी बुक में एक प्रमेय 1.1 दिया हुआ है 1.1, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को परिभाषित करता है। क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये तो समझ में आ गया कि आपको प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि
जो अभाज्य संख्या का क्रम होता है, जैसे क्रम 2 से शुरुआत होता है, इसका 2, 3, 5, 7, 11 ये होता है। तो देखिए ये इसका क्रम है। तो जरूरी नहीं कि जब हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो इसी क्रम में लिखे। हम पहले 3 को भी लिख सकते हैं, बाद में 2 को भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही था। जैसे एक और यहाँ पर हमारे पास उदाहरण दिया हुआ है 216। 216 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 और 3 इंटू 3 की घात 3। तो हमने जो हमारा भाज्य संख्या था उसे अभाज्य संख्या के क्या लिख दिया, गुणनफल के रूप में लिख दिया। इसी को क्या कहते हैं हम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब जो हमारा अगला है टॉपिक वो है शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है ये देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 10, ये शून्य पर समाप्त हो रही है। ये संख्या किस पर समाप्त हो रही है, शून्य पर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10 का हम गुणनखंड करें तो 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 ये लिख सकते हैं। और एक संख्या लेते हैं 0, जो 0 से समाप्त होती है, 20। 20 क्या है, 0 से समाप्त। तो 20 को अगर हम गुणनफल करें तो क्या आएगा, 2 से 10 टाइम्स में, और ये 2 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में, और ये 5 से 1 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर एक और संख्या ले हम 30, हमने ले लिया 30, ये भी 0 से समाप्त हो रहा है। तो 30 का जब हम गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। यह आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 ये आएगा। अब देखिए ये तीनों संख्या क्या हो रही है, 0 से समाप्त हो रही है। आप इन तीनों में देखिए समान क्या है, 2 गुना 5, 2 गुना 5 और यहां भी 2 गुना 5। तो जो भी संख्या 0 से समाप्त होगी वो उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएंगे। जो भी संख्या 0 से समाप्त होगी उसके गुणनखंड में 2 और 5 क्या आएंगे, दोनों आएंगे। या ये कह लीजिए कि वो संख्या 2 और 5 दोनों से क्या होंगे, विभाजित। तो ऐसी संख्या जो 0 से समाप्त होती है उनके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होते हैं। तो यही है शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं। इसके ऊपर देखिए सवाल कैसे आता है, ये देखिए, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य से समाप्त होता है। हमें बताना है कि n का कोई ऐसा मान है, मतलब 4 की घात n दिया हुआ है हमारे पास। हमें बताना है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए जो 4 की पावर n है वो शून्य से समाप्त हो। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें पता है कि अगर कोई संख्या शून्य से समाप्त होगा तो वो उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो अगर हम इसका गुणनखंड लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर n ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 से समाप्त होता, ये किसी भी संख्या n जो लिखा हुआ है, n का मतलब है अगर 4 n की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो जैसे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 16। तो अगर हम रखते जाएं तो क्या कभी आएगा कि इसकी वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर। तो देखिए अगर ये 0 आना होता तो इसके गुणनखंड में क्या होता 5 होता, या ये 5 से क्या होता विभाजित। लेकिन इसके गुणनखंड में तो 5 है ही नहीं, तो ये 0 से समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे अगर कोई संख्या 0 से समाप्त होगी तो वह 2 और 5 दोनों से क्या होगी, विभाजित, दोनों से विभाजित होगी। यह आया आपको समझ में। इसके बाद लिखेंगे परंतु 4 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है। जो 4 की घात n है उसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसका मतलब 5 से क्या है, वो विभाजित नहीं है। इसलिए 4 की घात n
शून्य से समाप्त, या ऐसे लिखिए, इसलिए 4 की पावर n किसी भी संख्या n के लिए 0 से समाप्त नहीं होगी। यह इतना है आपको समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीका से करते हैं। अब जो हमारा अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम HCF और LCM निकालने के लिए करते हैं। HCF को क्या कहते हैं हम? महत्तम समापरिवर्तक, और LCM को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापरिवर्तक। तो 2 या 2 से अधिक नंबर्स का हम जब वो निकालना होता है LCM और HCF, तो किसका यूज करते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, इस लाइन को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, हमारे पास उदाहरण दिया हुआ है 6 और 20 का LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 6 का पहले वो निकालिए, आप गुणनखंड निकालिए 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, और ऐसी 20 का निकालिए। 20 का निकालेंगे 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में, और ये 5 से क्या हो जाएगा? 1 बार में। ठीक, अब 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 कितने बार है? 1 बार, तो 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है? 20। तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 5, 5 की घात 1, 5 1 बार है। तो देखिए, जब हम HCF निकालेंगे या महत्तम समापरिवर्तक, जिसे हम मसा भी कहते हैं, महत्तम समापरिवर्तक, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन है, मतलब जो दोनों में है, देखिए 2 की पावर 1, और इसमें भी क्या है? 2 की पावर 1। ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है 2 की पावर 2। तो इन दोनों में जो सामान्य उभयनिष्ठ है, मतलब जो दोनों में है, वो क्या है? 2 की पावर 1। तो जो HCF होगा मसा, वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, मतलब 2। अब जब हम LCM निकालेंगे, लघुत्तम समापरिवर्तक, तो क्या करेंगे? देखिए, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जितने भी अभाज्य संख्या दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से अभाज्य संख्या? देखिए, 2 है, 3 है और 5 है, यही है। तो इनका सबसे जो बड़ी घात है, इन संख्याओं का सबसे बड़ी घात कौन कौन सा है? देखिए, 2 का सबसे बड़ी घात कौन सा है? 2 की पावर 2। बड़ी घात कौन सा है? 2, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 का सबसे बड़ी पावर घात कौन सा है? 3 का पावर 1, तो 3 का घात 1, और 5 का सबसे बड़ा घात कौन सा है? 5 का घात 1, ये है। इन सब का क्या कर देंगे हम? गुणनफल निकाल देंगे। इसको, ये क्या आ जाएगा हमारा? LCM। तो यह आ जाएगा 4 × 3 × 5, ये कितना आ गया? 60 के बराबर। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरीका से हम HCF और LCM निकालते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 2 संख्याओं के लिए HCF और LCM में संबंध। अगर 2 संख्या दिए हुए हैं तो उनके HCF और LCM, मतलब महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक में क्या संबंध होता है? तो लिखा हुआ है HCF × LCM = 2 संख्याओं का गुणनफल। मतलब अगर हमें 2 नंबर्स दिए थे, जैसे हमारे पास पीछे में क्या था? 6 और 20 था। इसका जब हमने HCF निकाला था तो वो कितना आया था? इन दोनों का HCF कितना आया था? यह आया था हमारा 2, और LCM लघुत्तम समापरिवर्तक कितना आया था? 60। तो देखिए, अगर हम HCF गुणे LCM करें तो कितना आएगा? देखिए, HCF कितना है हमारे पास? 2, और LCM कितना है हमारे पास? 60, ये है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 120, ये आएगा। जब हमने HCF × LCM किया तो कितना आया? 120। और अगर हम 2 संख्याओं का गुणनफल करें, मतलब जो 2 संख्या दी हुई है हमें 6 और 20, इनका क्या करें? गुणनफल 6 20, तो ये कितना आएगा? 6 × 20, ये कितना आएगा? 120। तो देखिए, ये
और ये क्या है, बराबर। तो यही लिखा हुआ है कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। HCF और LCM का जब हम गुणनफल करेंगे तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। यही होता है दो संख्याओं के लिए HCF और LCM में संबंध। तो आज के लिए इतना ही। अब हम करेंगे आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर पोरस लर्न एंड ग्रो जब सर्च करेंगे तो आपको एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। उसमें आपको सभी क्लास की PDF मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।